रात के ठीक 11:55। मूसलाधार बारिश पूरे इलाके को निगल चुकी थी। काले बादलों ने आसमान को इस तरह ढक लिया था कि चांद की हल्की सी रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर कुछ सेकंड बाद आसमान में चमकती बिजली घने जंगल के बीच बसे छोटे से गांव बस्ती की वीरान गलियों को पल भर के लिए रोशन करती, और अगले ही पल सब कुछ फिर गहरे अंधेरे में डूब जाता। कहते हैं भारत के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां रात सिर्फ अंधेरा लेकर नहीं आती, वो अपने साथ कोई ऐसी चीज भी लेकर आती है जिसका नाम लेने से आज भी लोग डरते हैं। बस्ती भी उन्हीं गांवों में से एक था। यहाँ एक अजीब नियम था। सूरज ढलने से पहले हर घर का दरवाजा बंद हो जाता। बच्चों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। कोई भी अकेले बरगद वाले रास्ते से नहीं गुजरता था। और आधी रात के बाद गांव के बीच बने पुराने कुएं की तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता था। क्यों? इस सवाल का जवाब पूछने की हिम्मत गांव में शायद ही किसी में थी। बारिश के बीच एक पुरानी जीप की हेडलाइट्स गांव की कच्ची सड़क पर दिखाई दी। जीप धीरे धीरे गांव के भीतर दाखिल हुई। उसे चला रहा था राज, शहर का एक विज्ञान शिक्षक, जिसकी नई नियुक्ति इसी गांव के सरकारी स्कूल में हुई थी। उसके साथ उसकी पत्नी ऋतु भी थी। लगता है पूरा गांव सो चुका है, राज ने सामने देखते हुए कहा। ऋतु ने खिड़की से बाहर झांका। इतनी जल्दी? राज ने घड़ी देखी। अभी तो 12 भी नहीं बजे। लेकिन बात सिर्फ जल्दी सोने की नहीं थी। पूरा गांव असामान्य रूप से शांत था। न कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, न किसी घर से आती रोशनी, न किसी इंसान की आहट, बस बारिश और हवा। अचानक जीप के सामने एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा दिखाई दिया। राज ने तुरंत ब्रेक लगाया। बूढ़े आदमी का चेहरा बारिश से भीगा हुआ था। गहरी झुर्रियां, सफेद दाढ़ी और आंखों में ऐसा डर जैसे वो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। आप? राज बाबू? जी, मैं हरिराम हूं। स्कूल से मुझे आपको लेने भेजा गया था। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, गाड़ी यही छोड़ दीजिए, जल्दी घर चलिए। राज ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या हुआ? हरिराम ने जवाब नहीं दिया। उसने बस दूर अंधेरे की तरफ देखा, जहां बारिश के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसकी फैली हुई जटाएं हवा में झूल रही थी। और ठीक उसके नीचे पत्थरों से बना एक बहुत पुराना कुआं था। उसी समय ऋतु की नजर पहली बार उस कुएं पर पड़ी। न जाने क्यों उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस जगह को पहले भी देख चुकी हो। राज, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे ये जगह जाने पहचानी क्यों लग रही है? राज मुस्कुराया। शायद सफर की थकान है। लेकिन हरिराम के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने तुरंत कहा, उस तरफ मत देखिए बहूजी। यहाँ रात में कुछ चीजों को जितना नजरअंदाज करो उतना अच्छा है। तीनों तेज कदमों से पुराने सरकारी मकान की ओर बढ़ गए। घर वर्षों पुराना था। लकड़ी का बड़ा दरवाजा, टूटी खिड़कियां, भीगी हुई दीवारें और भीतर अजीब सी सीलन की गंध। हरिराम ने दरवाजा खोला और लालटेन मेज पर रख दी। फिर वो जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर वो अचानक रुका। बिना पीछे देखे उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, एक बात याद रखिए, आज रात नहीं, कभी भी नहीं, अगर आधी रात के बाद कोई दरवाजा खटखटाए तो चाहे वो कैसी भी आवाज में आपका नाम ले, दरवाजा मत खोलना। ये कहकर वो बारिश में गायब हो गया। राज ने दरवाजा बंद किया और हल्की हंसी के साथ बोला, गांवों में ऐसी कहानियां तो होती रहती है। लेकिन ऋतु अब भी चुप थी। उसकी नजर दरवाजे पर नहीं बल्कि घर के अंदर जाने वाले अंधेरे गलियारे पर टिकी हुई थी, जैसे उसे यकीन हो कि उस अंधेरे में कोई पहले से मौजूद है। राज ने घड़ी देखी, 12। उसी क्षण ठक, मुख्य दरवाजे पर किसी ने पहली बार दस्तक दी और फिर एक और। राज और ऋतु ने एक दूसरे की ओर देखा। बाहर बारिश अब भी उतनी ही तेज थी।
लेकिन उस दस्तक के बाद ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अचानक खामोश हो गई हो। राज कुछ पल तक दरवाजे को घूरता रहा। दस्तक इस बार पहले से ज्यादा साफ थी। ऋतु की उंगलियां अनजाने में राज की कलाई पकड़ चुकी थी। हरिराम ने मना किया था। उसने कांपती आवाज में कहा। राज ने गहरी सांस ली। हो सकता है कोई गांव वाला मदद मांगने आया हो। इतनी बारिश में किसी को परेशानी हो गई होगी। लेकिन अभी 12 बजे हैं। ऋतु की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से एक और आवाज आई। राज बाबू। दोनों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, बिल्कुल हरिराम जैसी। राज दरवाजे के पास पहुंचा और भीतर से पूछा, कौन? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज, मैं हरिराम हूं। जल्दी दरवाजा खोलो, बड़ी मुसीबत हो गई है। राज का हाथ कुंडी तक पहुंचा ही था कि ऋतु ने उसे रोक लिया। नहीं, क्या हुआ? जब हरिराम गए थे तब उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। राज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो अभी जो आवाज आई उसमें सांस लेने की आवाज नहीं थी। राज कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने ध्यान लगाया। सचमुच बाहर से सिर्फ शब्द सुनाई दे रहे थे। न बारिश में भीगते कपड़ों की सरसराहट, न पैरों की हलचल, न किसी इंसान की सांस। जैसे कोई सिर्फ आवाज बनकर दरवाजे के उस पार खड़ा हो। अचानक पायल की बेहद धीमी आवाज सुनाई दी। 1, 2, 3। जैसे कोई नंगे पैर नहीं, बल्कि भारी चांदी की पायल पहनकर भीगी मिट्टी पर चल रहा हो। आवाज धीरे धीरे दरवाजे से हटकर खिड़की की तरफ चली गई। फिर खिड़की के बाहर किसी साये की हल्की झलक दिखाई दी। राज ने धीरे से पर्दे का कोना हटाया। बाहर बारिश में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, सिर्फ खड़ी थी और उसका चेहरा घर की ओर था। राज ने पलक झपकी, बिजली चमकी और अगले ही पल वो औरत गायब थी। कोई नहीं है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी इस बार पायल की आवाज घर के पीछे से आई, फिर छत पर, फिर बिल्कुल ऊपर, जैसे कोई पूरे घर के चारों तरफ घूम रहा हो। ऋतु का चेहरा पीला पड़ चुका था। राज, ये इंसान नहीं है, राज जवाब देता उससे पहले ही घर के अंदर कहीं से धप की तेज आवाज आई। दोनों चौंकर पीछे मुड़े। आवाज गलियारे के आखिरी कमरे से आई थी, वही कमरा जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। राज लालटेन उठाकर धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सीलन की गंध तेज होती जा रही थी। कमरे के सामने पहुंचकर उसने देखा, जंजीर अपनी जगह लगी हुई थी, ताला भी बंद था, लेकिन कमरे के भीतर से किसी के चलने की हल्की आहट आ रही थी। एक कदम, फिर दूसरा कदम। राज ने दरवाजे से कान लगाया। भीतर कोई था, इसमें अब कोई शक नहीं था। अचानक अंदर से किसी औरत की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। राज, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज फिर आई, राज। लेकिन इस बार वो आवाज बदल गई। वो बिल्कुल ऋतु जैसी लग रही थी। राज ने घबराकर पीछे देखा। ऋतु तो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। फिर कमरे के अंदर उसकी आवाज कौन निकाल रहा था? उसी क्षण ऋतु की नजर नीचे जमीन पर गई। उसने कांपते हुए कहा, राज, नीचे देखो। राज ने लालटेन नीचे की। भीगी हुई मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन वे बाहर से अंदर नहीं आए थे। वे निशान बंद कमरे के अंदर से निकलकर गलियारे तक आए थे, और वहीं राज और ऋतु के पैरों के ठीक सामने अचानक समाप्त हो गए। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले बंद कमरे के अंदर से एक जोरदार खरोंचने की आवाज गूंजी, जैसे किसी ने अपने लंबे नाखून लकड़ी के दरवाजे पर पूरे जोर से घसीट दिए हों। फिर पूरा घर एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, और उसी खामोशी में
दरवाजे के दूसरी तरफ से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। पूरा घर फिर से खामोश हो गया। राज और ऋतु वही जमे खड़े थे। राज ने हिम्मत करके बंद कमरे का ताला छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां लोहे से टकराई, ताला बर्फ की तरह ठंडा था। इतना ठंडा कि उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। सुबह होने दो, उसने धीमी आवाज में कहा। अभी इस कमरे को नहीं खोलेंगे। ऋतु ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उस रात दोनों की आंखों में नींद नहीं आई। बारिश धीरे धीरे रुक चुकी थी, लेकिन हर कुछ मिनट बाद उन्हें लगता जैसे कोई घर के बाहर चक्कर लगा रहा हो। कभी पायल की हल्की आवाज, कभी खिड़की पर किसी की परछाई, और कभी ऐसा एहसास कि कोई उन्हें अंधेरे से देख रहा है। आखिरकार सुबह हुई। पहली किरण के साथ ही जैसे पूरा गांव बदल गया। जो गलियां रात में वीरान थी, अब लोगों से भरी हुई थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थी, दुकानों के शटर खुल चुके थे। अगर राज ने पिछली रात खुद न देखी होती तो शायद उसे यकीन ही न होता कि यही वही गांव है। देखा, उसने मुस्कुराकर ऋतु से कहा। रात का डर बस वहम था, लेकिन ऋतु मुस्कुराई नहीं। उसकी नजर बार बार उसी बरगद के पेड़ की तरफ जा रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। राज स्कूल पहुंचा। सरकारी स्कूल छोटा था, लेकिन बच्चों से भरा हुआ। जैसे ही वो अपनी पहली कक्षा में गया, उसने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, तुम लोगों के गांव में घूमने लायक सबसे अच्छी जगह कौन सी है? पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। बच्चों के चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। आखिर पीछे बैठा एक दुबला-पतला लड़का बोला, मास्टर जी, बरगद वाले कुएं के पास मत जाइएगा। राज मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि वहां जो भी जाता है वो अकेला वापस नहीं आता। कुछ बच्चे तुरंत उसे चुप कराने लगे। एक लड़की ने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा। नाम मत लो, राज ने सोचा, शायद गांव की कोई पुरानी अंधविश्वासी कहानी होगी। उसने बात वही खत्म कर दी। दोपहर में स्कूल की छुट्टी हुई। हरिराम बाहर उसका इंतजार कर रहा था। चलो बाबू, घर चलते हैं। लेकिन राज रुक गया। पहले एक जगह चलेंगे, कहा। वही पुराना कुआं। हरिराम का चेहरा उतर गया। बाबू, मत जाइए। क्यों? कुछ सवालों के जवाब जितनी देर से मिले उतना अच्छा होता है। लेकिन राज विज्ञान का आदमी था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वो सीधा बरगद की ओर बढ़ गया। हरिराम मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ा। कुआं सामने था। सदियों पुराने पत्थर, काई जमी हुई दीवारें और बरगद की जटाएं जो उसके ऊपर ऐसे झुकी थी जैसे उसे दुनिया से छिपा रही हो। चारों तरफ अजीब सी ठंडक थी, जबकि धूप तेज थी। राज कुएं के किनारे पहुंचा। उसने अंदर झांका। पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा था। फिर पानी में हल्की सी लहर उठी। राज ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन अगले ही पल उसने देखा उसके चेहरे के ठीक पीछे एक और चेहरा दिखाई दे रहा था। एक औरत, सफेद साड़ी, बालों से ढका चेहरा। राज घबराकर पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। उसने फिर पानी में देखा। अब वहां सिर्फ उसका अपना चेहरा था। देखा, उसने खुद को समझाया, दिमाग खेल खेल रहा है। वो मुड़ने ही वाला था कि पानी के अंदर से किसी की धीमी आवाज आई। राज, उसके कदम वहीं रुक गए। आवाज दोबारा आई, इस बार और साफ, तुम लौट आए। राज का गला सूख गया। कौन? कोई जवाब नहीं, बस पानी में गोल गोल लहरें बनने लगी, और उन लहरों के बीच धीरे धीरे खून जैसा लाल रंग फैलने लगा। राज घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक किसी ने उसके कंधे को जोर से पकड़कर पीछे खींच लिया। वो गिरते गिरते बचा। हरिराम था। भागिए यहां से। दोनों तेजी से वहां से दूर भागे। काफी दूर आने के बाद हरिराम ने पहली बार गुस्से में कहा, आपने उसे जगा दिया। किसे? हरिराम ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें कांप रही थी।
उसने अपनी जेब से एक पुराना भीगा हुआ कागज निकाला। अगर सच जानना ही चाहते हैं तो पहले इसे पढ़िए। राज ने कांपते हाथों से कागज खोला। कागज पुराना था, लेकिन उस पर लिखी आखिरी पंक्ति अब भी साफ पढ़ी जा सकती थी। मेरी मौत आत्महत्या नहीं थी। और उसके ठीक नीचे खून जैसे लाल रंग से किसी ने एक नाम लिखा था, सावित्री। हरिराम के हाथ कांप रहे थे। राज ने उस पुराने कागज को दोबारा पढ़ा। मेरी मौत आत्महत्या नहीं थी। नीचे लिखा नाम, सावित्री। कुछ पल तक दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। आखिर राज ने पूछा, ये सावित्री कौन थी? हरिराम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। फिर वो राज को गांव से थोड़ा दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ले गया। आज से 25 साल पहले इस गांव में सावित्री नाम की एक लड़की रहती थी। सबकी मदद करती थी। पूरे गांव में उससे अच्छा इंसान कोई नहीं था। लेकिन एक रात लोगों ने खबर फैला दी कि उसने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। राज ने बीच में ही पूछा, और आपको लगता है कि ये झूठ था? हरिराम ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं बाबू, मुझे यकीन है, क्योंकि उसकी लाश मैंने खुद देखी थी। राज चौंक गया। क्या मतलब? हरिराम की आवाज भर्रा गई। वो डूबकर नहीं मरी थी, उसका गला दबाया गया था। राज के चेहरे का रंग उड़ गया। तो पुलिस आई थी, लेकिन गांव के 4 सबसे ताकतवर लोगों ने बयान बदल दिए। कहा गया कि सावित्री मानसिक रूप से परेशान थी और मामला हमेशा के लिए बंद हो गया। राज कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, वे 4 लोग कौन थे? हरिराम ने जवाब देने के लिए होंठ खोले ही थे कि अचानक पास के खेतों से किसी के चीखने की आवाज गूंज उठी। बचाओ! दोनों दौड़ पड़े। गांव के लोग पहले से वहां जमा थे। बीच खेत में भोलाराम पड़ा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आंखें डर से फटी हुई थी। वो लगातार एक ही दिशा में इशारा कर रहा था, बरगद वाले कुएं की तरफ। क्या हुआ? राज ने पूछा। भोलाराम हांफते हुए बोला, वो आ गई। कौन? सावित्री। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ औरतों ने तुरंत अपने बच्चों की आंखें ढक ली। भोलाराम रोने लगा। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वो मेरे सामने खड़ी थी। उसने कहा। भोलाराम की आवाज अचानक बदल गई। वो किसी और की तरह बोलने लगा, धीमी, भारी, औरत जैसी आवाज। एक चला गया, 3 बाकी हैं। इतना कहते ही भोलाराम की गर्दन पीछे की तरफ अस्वाभाविक रूप से मुड़ गई। उसके मुंह से एक लंबी चीख निकली और अगले ही पल उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। पूरा गांव डर के मारे पीछे हट गया। राज तुरंत उसके पास पहुंचा। नब्ज देखी, कुछ नहीं। भोलाराम मर चुका था, लेकिन उसकी मौत का कारण समझ में नहीं आ रहा था। न शरीर पर चोट, न जहर, न कोई निशान। सिर्फ उसके चेहरे पर ऐसा डर, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसानी आंखें देखने के लिए बनी ही न हो। उस रात पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद हो गया। कोई बाहर नहीं निकला। राज और ऋतु भी घर लौट आए, लेकिन इस बार ऋतु असामान्य रूप से शांत थी। वो बार बार उसी बंद कमरे की तरफ देख रही थी। राज ने पूछा, क्या हुआ? ऋतु ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है उस कमरे में कोई चीज हमारा इंतजार कर रही है। राज ने लालटेन उठाई। दोनों धीरे धीरे बंद कमरे तक पहुंचे। ताला अब भी लगा हुआ था, लेकिन इस बार दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। राज ठिठक गया। ये कैसे हो सकता है? सुबह उसने खुद ताला जांचा था। अब ताला अपनी जगह लटक रहा था, लेकिन दरवाजा भीतर से खुल चुका था। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। सीलन की गंध पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। राज ने लालटेन ऊंची की और सावधानी से अंदर कदम रखा। कमरा वर्षों से बंद लगता था। चारों तरफ मोटी धूल जमी थी। टूटी हुई चारपाई, जाले और कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का संदूक। संदूक पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसके ऊपर
अभी अभी किसी ने अपनी उंगलियों से एक शब्द लिखा था, सच। राज ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़ों के नीचे चमड़े में बंधी एक डायरी रखी थी। उसने जैसे ही डायरी उठाई, पूरा कमरा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। लालटेन की लौ जोर जोर से कांपने लगी और डायरी अपने आप खुल गई। पहले ही पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो उन्होंने मुझे मार दिया था। राज और ऋतु ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि ये सिर्फ किसी भूत की कहानी नहीं थी। ये 25 साल पहले हुए एक हत्या का सच था और उस सच ने आखिरकार वापस लौटने का रास्ता ढूंढ लिया था। कमरे में पसरी खामोशी अब डर से भी भारी लग रही थी। राज ने कांपते हाथों से डायरी का पहला पन्ना पलटा। स्याही पुरानी थी, लेकिन हर शब्द बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने उन्हें आज ही लिखा हो। अगर ये डायरी किसी ईमानदार इंसान के हाथ लगी है तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना। मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे मारा गया था। ऋतु की सांसें तेज हो गई। राज आगे पढ़ने लगा। मुझे गांव के 4 लोगों ने उस रात बरगद वाले कुएं के पास बुलाया था। उन्होंने कहा था कि जमीन के कागजों पर मेरे दस्तखत चाहिए, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे समझ आ गया ये जाल था। मैं भागने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने बहुत विनती की, लेकिन उनमें से किसी को दया नहीं आई। राज ने डायरी बंद कर दी। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी। ये हत्या थी। ऋतु की नजर अचानक डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी। राज, ये देखो। राज ने आखिरी पन्ना खोला। उस पर 4 नाम लिखे थे, लेकिन 3 नाम धुंधले हो चुके थे। सिर्फ पहला नाम साफ दिखाई दे रहा था, भोला राम, और उसके नाम पर लाल रंग से एक लंबी रेखा खिंची हुई थी, जैसे किसी ने उसे सूची से काट दिया हो। राज के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भोला राम, जो आज सुबह मर चुका था। इसका मतलब डायरी पहले से जानती थी कि कौन मरने वाला है। उसी समय घर के बाहर किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आई। राज बाबू, हरिराम था। वो बुरी तरह हाफ रहा था। जल्दी चलिए। क्या हुआ? मुखिया ने पूरे गांव की पंचायत बुलाई है। कुछ ही देर बाद पूरा गांव चौपाल पर जमा था। हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव का मुखिया रघुबीर ऊंची आवाज में बोला, आज से कोई भी बरगद वाले कुएं के पास नहीं जाएगा। जो जाएगा उसकी जिम्मेदारी उसकी अपनी होगी। भीड़ में खड़े एक युवक ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन भोलाराम की मौत कैसे हुई? रघुबीर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो डर से मरा। बस किसी भूत प्रेत की बातें करने वाले को गांव से निकाल दिया जाएगा। राज अब तक चुप था, लेकिन उसे एक बात अजीब लगी। भोलाराम की मौत का जिक्र होते ही रघुबीर के माथे पर पसीना आ गया था, जबकि मौसम ठंडा था, जैसे वो किसी और बात से डर रहा हो। पंचायत खत्म हुई। लोग अपने अपने घर लौटने लगे। तभी भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी औरत अचानक ऋतु के सामने आकर रुक गई। उसने ऋतु का चेहरा गौर से देखा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, बिल्कुल वही चेहरा। ऋतु घबरा गई। क्या मतलब? बूढ़ी औरत ने कांपते हुए उसके गाल को छुआ। तुम सावित्री जैसी दिखती हो। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से चली गई। ऋतु कई मिनट तक वही खड़ी रह गई। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये बात पहले भी कहीं सुनी हो। रात, बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। राज डायरी दोबारा पढ़ रहा था। ऋतु खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। अचानक उसे बरगद के नीचे कोई खड़ा दिखाई दिया। सफेद साड़ी, लंबे बाल, और इस बार वो औरत पहली बार धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। ऋतु डर के मारे चीखने ही वाली थी, लेकिन उसकी चीख गले में ही अटक गई, क्योंकि उस चेहरे में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया। उसी पल राज ने पीछे से आवाज दी, ऋतु। ऋतु ने पलटकर राज की तरफ देखा, और जब उसने दोबारा खिड़की की ओर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदों के बीच
किसी ने उंगली से सिर्फ 2 शब्द लिख दिए थे, 3 बाकी। राज ने तुरंत बाहर दौड़कर देखा। पूरा आंगन खाली था। बारिश के बीच सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, भीगी हुई मिट्टी पर चांदी की एक पुरानी पायल और उसके पास ताजे पैरों के निशान, जो सीधे मुखिया रघुबीर के घर की ओर जा रहे थे। बारिश लगातार हो रही थी। राज ने लालटेन उठाई और भीगी हुई मिट्टी पर बने उन पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू किया। निशान सीधे गांव के मुखिया रघुबीर के घर तक गए और मुख्य दरवाजे के सामने अचानक गायब हो गए। राज ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद रघुबीर ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जैसे कई रातों से सोया न हो। इतनी रात को राज ने नीचे रखी चांदी की पायल उसकी ओर बढ़ाई। ये आपके घर के बाहर मिली है। रघुबीर के हाथ कांप उठे। उसने पायल को देखते ही एक कदम पीछे खींच लिया। इसे यहां से ले जाओ। आप इसे पहचानते हैं? रघुबीर ने तुरंत नजरें फेर ली। नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था। वो झूठ बोल रहा था। उसी समय घर के अंदर से किसी महिला के रोने की आवाज आई। रघुबीर घबराकर पीछे मुड़ा। तुम लोग जाओ, अभी जाओ। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। राज ने पहली बार महसूस किया, रघुबीर किसी भूत से नहीं, अपने अतीत से डर रहा था। अगली सुबह ऋतु की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था, लेकिन बुखार से भी ज्यादा अजीब बात यह थी, वो नींद में लगातार एक ही नाम बड़बड़ा रही थी, मौसी। राज चौंक गया। ऋतु? कौन मौसी? लेकिन ऋतु जैसे किसी और दुनिया में थी। उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, मौसी भागो, वो लोग आ गए, मत जाओ। राज के रोंगटे खड़े हो गए। ऋतु ने कभी अपनी किसी मौसी का जिक्र नहीं किया था। राज तुरंत हरिराम के पास पहुंचा। मुझे सच बताइए, ऋतु किसकी बात कर रही है? हरिराम काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने भारी आवाज में पूछा, ऋतु की मां का नाम क्या था? शारदा। हरिराम की आंखें फैल गई। तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। राज बेचैन हो उठा। क्या? हरिराम ने गहरी सांस ली। सावित्री शारदा की बड़ी बहन थी। राज जैसे पत्थर का हो गया। मतलब? हाँ, ऋतु सावित्री की सगी भांजी है। राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आया, ऋतु को गांव इतना परिचित क्यों लग रहा था। बरगद का पेड़, कुआं, पुराना घर, सब कुछ। वो बचपन में यहां आ चुकी थी, लेकिन किसी कारण उसकी सारी यादें धुंधली हो गई थी। उसी शाम ऋतु का बुखार और बढ़ गया। अचानक उसने आंखें खोली, लेकिन वे ऋतु की आंखें नहीं लग रही थी। उनमें एक अजीब सी ठंडक थी। वो सीधे राज की तरफ देखने लगी, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, उन्होंने मुझे नहीं मारा। राज चौंक गया। क्या? ऋतु की आवाज बदल चुकी थी। वो अब किसी दूसरी स्त्री जैसी लग रही थी। उन्होंने सच को मारा, मुझे न्याय चाहिए। इतना कहकर ऋतु बेहोश हो गई। उसी समय कमरे में रखी सावित्री की डायरी अपने आप खुल गई। इस बार उसके खाली पन्ने पर धीरे धीरे लाल अक्षर उभरने लगे। राज और हरिराम ने सांस रोक ली। कुछ ही सेकंड में पूरा वाक्य दिखाई देने लगा। आज रात दूसरा अपराधी मरेगा। और उसके नीचे धीरे धीरे एक नया नाम उभर आया, गोपाल। राज ने घड़ी देखी। रात के 11:59। ठीक 1 मिनट बाद पूरे गांव में किसी आदमी की दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। गोपाल के घर की दिशा से आई थी। गोपाल के घर की तरफ से आई चीख ने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। कुछ ही मिनटों में लोग लालटेन लेकर वहां पहुंचने लगे। राज और हरिराम भी दौड़ते हुए पहुंचे। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन भीतर से किसी के जोर जोर से रोने और सामान टूटने की आवाजें आ रही थी। गोपाल। राज ने दरवाजा पीटा। कोई जवाब नहीं। अचानक अंदर सब कुछ एकदम शांत हो गया। ऐसी खामोशी जिसमें अपनी सांस भी सुनाई दे रही थी। राज ने कंधा मारकर दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही
एक बर्फ जैसी ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। अंदर का दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गई। गोपाल कमरे के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें किसी एक कोने पर जमी हुई थी। वो लगातार कांप रहा था। राज उसके पास पहुंचा। गोपाल, क्या हुआ? गोपाल ने कांपती उंगली कमरे के अंधेरे कोने की तरफ उठाई। वो यही थी। कौन? सावित्री, उसने कहा। गोपाल की आवाज भर्रा गई। सच बोल, वरना अगली सुबह नहीं देख पाएगा। राज ने चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर गीली मिट्टी से 5 उंगलियों का ताजा निशान बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भीगा हुआ हाथ दीवार पर रखकर अभी अभी हटाया हो। गोपाल अचानक रोने लगा। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने सिर्फ पकड़ रखा था। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। राज ने तुरंत उसकी ओर देखा। क्या कहा तुमने? गोपाल दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मैं डर गया था। रघुबीर ने कहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मुझे भी मार देगा। हरिराम की आंखें फैल गई। इतने सालों में पहली बार किसी ने उस रात की बात स्वीकार की थी। राज ने धीरे से पूछा, उस रात हुआ क्या था? गोपाल की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने जैसे 25 साल पुरानी रात लौट आई। सावित्री के नाम पर 5 बीघा जमीन थी। शहर की सड़क उसी जमीन से निकलने वाली थी। सरकार उसके बदले बहुत पैसे देने वाली थी। रघुबीर चाहता था कि वो जमीन उसके नाम कर दे, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया। उसने कहा, ये जमीन मेरे पिता की आखिरी निशानी है। गोपाल रो पड़ा। उस रात हम चारों उसे बरगद वाले कुएं के पास ले गए। सोचा था डरा देंगे, लेकिन बात बढ़ गई। वो भागने लगी। रघुबीर ने उसका गला पकड़ लिया। मैंने उसके हाथ पकड़े, बाकी 2 ने। गोपाल आगे नहीं बोल पाया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। कमरे में मौजूद हर इंसान स्तब्ध था। सच्चाई अब सामने आने लगी थी। उसी समय घर की सारी लालटेनें एक साथ बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और फिर पायल की वही आवाज। इस बार बिल्कुल कमरे के अंदर कोई धीरे धीरे चल रहा था। 1, 2, 3, 4 कदम। गोपाल की आंखें डर से फैल गई। नहीं, मुझे माफ कर दो। अचानक बिजली चमकी। सिर्फ एक पल के लिए पूरा कमरा रोशनी से भर गया। और उसी एक पल में राज ने उसे देखा। दरवाजे के पास सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। इस बार उसके बाल हवा में हट चुके थे। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो डरावना नहीं था, बल्कि बेहद शांत और दर्द से भरा हुआ। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो सीधे गोपाल की ओर देख रही थी। अगले ही पल अंधेरा फिर लौट आया और एक चीख पूरे घर में गूंज उठी। जब लालटेन दोबारा जलाई गई, गोपाल जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन वो जिंदा था। उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी। राज ने धीरे से उसका हाथ खोला। अंदर एक पुरानी पीतल की चाबी थी। उस चाबी के साथ लाल धागे में बंधा एक छोटा सा कागज भी था। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सच मंदिर के नीचे दफन है। हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, पुराना शिव मंदिर 25 साल से बंद पड़ा है। राज ने चाबी अपनी जेब में रख ली। उसे अब समझ आ गया था, सावित्री बदला नहीं ले रही थी। वह सबूतों तक उनका रास्ता दिखा रही थी। लेकिन उसी क्षण घर के बाहर से रघुबीर की गुस्से भरी आवाज गूंजी, कोई मंदिर नहीं जाएगा। राज बाहर निकला। रघुबीर के हाथ में बंदूक थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि बेताबी थी। उसने बंदूक सीधी राज की तरफ तान दी और दांत भींचकर कहा, जो सच 25 साल दबा रहा, वो आज भी दबा रहेगा। रघुबीर की बंदूक सीधे राज के सीने पर तनी हुई थी। बारिश फिर तेज हो चुकी थी। चौपाल से लेकर गोपाल के घर तक खड़े हर गांव वाले की सांस अटक गई। राज ने बिना घबराए पूछा, अगर तुम बेगुनाह हो तो सच सामने आने से इतना डर क्यों रहे हो? रघुबीर की उंगली ट्रिगर पर कस गई, क्योंकि कुछ सच पूरे गांव को बर्बाद कर देते हैं। उसी समय
आसमान में इतनी जोरदार बिजली कड़की कि पूरा गांव एक पल के लिए रोशनी से भर गया। उस चमक का फायदा उठाकर हरिराम ने रघुबीर का हाथ धक्का दिया। गोली हवा में निकल गई। गांव वाले घबरा गए। राज ने मौका देखकर चाबी उठाई और हरिराम के साथ मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। रघुबीर पीछे से चिल्लाया, उन्हें रोको। लेकिन पहली बार गांव का कोई भी आदमी उसकी बात मानने आगे नहीं बढ़ा। अब लोगों के मन में डर से ज्यादा सवाल पैदा हो चुके थे। बरगद के पीछे बना पुराना शिव मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था। टूटी हुई सीढ़ियां, जंग लगा लोहे का दरवाजा और दीवारों पर उगी मोटी काई। राज ने कांपते हाथों से पीतल की चाबी ताले में डाली। 25 साल पुराना ताला खुल गया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर घुप अंधेरा था, जैसे समय भी वहां रुक गया हो। राज ने लालटेन जलाई। मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग था, लेकिन हरिराम की नजर सीधे फर्श पर गई। यही उस रात ये लोग यही आए थे। राज नीचे झुका। पत्थर की फर्श पर हल्का सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी चौकोर पत्थर को कभी हटाया गया हो। दोनों ने मिलकर वो पत्थर उठाया। नीचे मिट्टी दिखाई दी। उन्होंने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही मिनटों बाद राज की उंगलियां किसी धातु से टकराई। एक पुराना लोहे का बक्सा। बक्से पर जंग लगी थी, लेकिन ताला पहले से टूटा हुआ था। राज ने ढक्कन खोला। अंदर एक लाल कपड़े में लिपटा पुलिंदा रखा था। उसमें थे जमीन के असली कागज, सावित्री की तस्वीर और एक छोटा सा कैसेट रिकॉर्डर। राज ने रिकॉर्डर उठाया। हरिराम ने कांपते हुए कहा, ये उस समय का है। सौभाग्य से उसके साथ पुरानी बैटरियां भी रखी थी। राज ने स्विच दबाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खरखराहट सुनाई दी। फिर एक औरत की आवाज गूंजी। वो सावित्री थी। अगर किसी को ये रिकॉर्डिंग मिले तो समझ लेना, मुझे मारने वाले रघुबीर, गोपाल, भोलाराम और महादेव हैं। राज और हरिराम एक दूसरे को देखने लगे। अब उनके पास सबूत था, लेकिन रिकॉर्डिंग यही खत्म नहीं हुई। अचानक पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। फिर सावित्री की दर्द भरी चीख और उसके बाद रघुबीर की आवाज, इसे कुएं में फेंक दो, कोई सच नहीं जान पाएगा। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। मंदिर में फिर सन्नाटा छा गया। हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने साल हम झूठ जीते रहे। उसी समय मंदिर के बाहर किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम। राज दौड़कर बाहर निकलना चाहता था। दरवाजा नहीं खुला। बाहर से भारी लकड़ी अड़ा दी गई थी। फिर रघुबीर की आवाज सुनाई दी, अगर सच बाहर आया तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल मंदिर की टूटी खिड़कियों से धुआं अंदर आने लगा। रघुबीर ने मंदिर में आग लगा दी थी। लपटें धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी। ऋतु, जो गांव वालों के साथ मंदिर तक पहुंची थी, बाहर से चीख रही थी, राज, राज, बाहर आओ। लेकिन अंदर फंसे राज और हरिराम के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। धुआं तेज होता जा रहा था। राज की नजर आखिरी बार शिवलिंग पर पड़ी और तभी शिवलिंग के पीछे की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी, जैसे किसी ने अंदर से एक गुप्त रास्ता खोल दिया हो। उस अंधेरे रास्ते के भीतर सफेद साड़ी पहने एक स्त्री की धुंधली परछाई खड़ी थी। वो पहली बार मुस्कुराई और बिना कुछ कहे उसने हाथ के इशारे से राज को अपनी ओर बुलाया। धुएं से मंदिर भर चुका था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। शिवलिंग के पीछे खुला वो संकरा रास्ता ही अब उनकी आखिरी उम्मीद था। राज ने रिकॉर्डर, जमीन के कागज और डायरी अपने बैग में रखी। चलो, वो हरिराम का हाथ पकड़कर उस अंधेरी सुरंग में घुस गया। पीछे मंदिर की लकड़ियां गिरने लगी। कुछ ही सेकंड बाद दोनों सुरंग के दूसरे छोर से बाहर निकले। वो जगह देखकर राज ठिठक गया। सुरंग सीधे बरगद वाले उसी पुराने कुएं के पीछे खुलती थी। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बरगद की जटाएं जमीन को छू रही थी। उसी समय गांव वाले भी भागते हुए वहां पहुंच गए। उनके पीछे रघुबीर भी था, लेकिन इस बार
उसके हाथ में बंदूक नहीं थी, उसके हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ये सबूत मुझे दे दो, वो चीखा, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। राज ने बैग कसकर पकड़ लिया। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने रिकॉर्डर सबके सामने चला दिया। बारिश के बीच सावित्री की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। अगर किसी को ये रिकॉर्डिंग मिले तो समझ लेना, मुझे मारने वाले रघुबीर, गोपाल, भोलाराम और महादेव है। फिर रघुबीर की अपनी आवाज, इसे कुएं में फेंक दो, कोई सच नहीं जान पाएगा। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। हर चेहरा रघुबीर की तरफ घूम गया। अब किसी को किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। सच सबके सामने था। रघुबीर पीछे हटने लगा। ये झूठ है, सब झूठ है। लेकिन उसकी आवाज में अब भरोसा नहीं था। उसी समय बरगद के नीचे खड़े कुएं का पानी अपने आप उफनने लगा। तेज हवा अचानक थम गई। बारिश की बूंदें जैसे हवा में ही रुक गई हों। और फिर कुएं से धीरे धीरे सफेद धुंध उठने लगी। उस धुंध के बीच सावित्री दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ था। न आंखों में आग, न गुस्सा, सिर्फ 25 साल का दर्द। वो धीरे धीरे रघुबीर की तरफ बढ़ी। रघुबीर घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। सावित्री उसके सामने आकर रुक गई। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। राज को लगा अब सावित्री अपना बदला लेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ एक बार रघुबीर की आंखों में देखा। अचानक रघुबीर जोर जोर से रोने लगा। मैंने उसे मारा, मैंने ही उसका गला दबाया था। गोपाल और बाकी लोग डर गए थे, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने झूठ बोला, मैंने पुलिस को भी खरीद लिया। मैंने पूरे गांव को झूठ में जीने पर मजबूर कर दिया। उसकी हर बात गांव वाले सुन रहे थे। उसका अपराध अब किसी भूत ने नहीं, उसके अपने जमीर ने स्वीकार कराया था। रघुबीर ने कांपते हाथों से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। जो सजा देनी है दे दो। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से मुड़ी और ऋतु के सामने आकर रुक गई। ऋतु की आंखों में भी आंसू थे। उसे अब सब याद आ चुका था। बचपन में सावित्री उसे गोद में खिलाती थी। उसकी हंसी, उसकी कहानियां, सब कुछ। मौसी, ऋतु की आवाज कांप गई। सावित्री ने पहली और आखिरी बार ऋतु के सिर पर अपना हाथ रखा। हवा का एक ठंडा झोंका चला और उसी पल बरगद के ऊपर बैठे सैकड़ों कौवे एक साथ उड़ गए। आसमान में पहली बार बादल छंटने लगे। कुएं का उफनता पानी शांत हो गया। सावित्री ने एक बार पूरे गांव की ओर देखा। फिर उसकी परछाई धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह गायब होने वाली थी, अचानक दूर से पुलिस की जीपों की आवाज सुनाई दी। गांव के बाहर से कई गाड़ियां अंदर आ रही थी। राज ने चौंक कर देखा। हरिराम मुस्कुराया। जब तुम मंदिर में थे, मैंने थाने फोन कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस ने रघुबीर को गिरफ्तार कर लिया। वो बिना विरोध किए हथकड़ी पहन गया। जाते जाते उसने एक बार कुएं की तरफ देखा और सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर पहली बार डर नहीं, पछतावा था। लेकिन जब पुलिस की गाड़ी गांव से निकलने लगी, राज की नजर फिर कुएं पर गई। सावित्री अब वहां नहीं थी। फिर भी कुएं के शांत पानी में एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कोई मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कह रहा हो। ऐसी ही रोमांचक सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।